भी इस गवर्नमेंट को वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां वोट देती हैं। फजलुर रहमान साहब जागते रहना पिछली दफ़ा भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इनको सिर्फ NRO चाहिए। ये एक बहुत पुरानी साजिश रही है कि कराची को सिंध से अलग किया जाए ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो इस्लामाबाद इस्तेमाल कर सके। जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए मीटिंग्स हुई हैं। चीफ मिनिस्टर साहब लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी गोलाबारी के बावजूद कई मामलात पर ताउन होना खुशगवार हैरत में ज़रूर मुब्तला करता है, लेकिन साथ ही साथ ये ताउन दोनों इतराफ़ की मजबूरियों और कमज़ोरियों को भी आया करता है। नाना करने के बाद भी अपोजिशन हुकूमती कानून साजी पर वोट भी करती है और NRO के ताने भी सुनती है। PMLN और PPP को हुकूमत से ताउन पर कोई और नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से सबसे ज़्यादा जो है वो जली कटी सुनने को इस वक्त मिल रही है। वो दोनों जमातों पर हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं और अब तो मौलाना साहब ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि अपोजिशन तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कॉल व फेल का ताज़ाद ख़त्म किए बगैर किसी तहरीक पर आम आदमी का एतमाद नहीं हासिल कर सकती। अपोजिशन की तकसीम मौलाना साहब की नाराज़गी पर ही ख़त्म नहीं होती बल्कि PPP भी PMLN पर एतबार नहीं कर रही। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC की मीटिंग के बाद जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक जरदारी साहब ने PMLN को हुकूमत की B टीम कह दिया है और मुबैना तौर पर यह भी कहा है कि PMLN नाकाबिल एतमाद है और साथ पहले मिलाती है, ताकतवर बनती है और उसके बाद वो डील कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपनी APC बुलाना चाहती है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर PMLN ना आई, उनको दावत देंगे तो फिर भी APC होगी। अपोजिशन की तकसीम में हर रोज़ नया मोड़ आ रहा है और अब सवाल ये है कि कानून साजी में ताउन तो PPP ने भी किया, तो फिर PMLN पर NRO का इल्ज़ाम आखिर क्यों है? मौलाना साहब दोनों जमातों से मायूस हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN पर क्यों अदम एतमाद कर रही है? कौन सी जमात कहाँ खड़ी है और NRO की बातें बार बार क्यों होती हैं? इस पर भी सवाल उठेंगे और इस पर भी सवाल करेंगे। साथ ही साथ कराची की सूरत हाल पर वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरती कमेटी के क़याम पर भी बात जो है वो होगी, क्योंकि एक तरफ PPP कराची के तमाम मसाइल का जिम्मेदार जो है वो MQM और PTI पर डालती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ महाज भी खड़ा करना चाहती है। तो फिर कराची पर ताउन का ख्याल कैसे आया? क्या सिंध हुकूमत को कराची के ख़राब हालात पर पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ जाने और वफाक की तरफ से किसी मुमकिन दखल अंदाजी के ख़तरे ने इस ताउन पर तो मजबूर नहीं किया? ये वो सवाल हैं, हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं, डिस्कस करेंगे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और हमारे साथ अली साहब भी मौजूद हैं, अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले अगर कुरैशी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, कुरैशी साहब ये बताइए कि ये जो अब आपकी एसोसिएशन बनने जा रही है, जो बन गई है, मतलब 6 मेंबर कमेटी है, 3 आपकी तरफ से, 3 जो है वो हुकूमत की तरफ से, तो उसमें ये एसोसिएशन जो है, क्या ये जो अटॉर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट गुज़िश्ता दिनों आई उसकी वजह से है, या वाकई आप कराची वासियों का ख्याल आपको आ गया और उसकी वजह से है? क्योंकि आई एम नॉट, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये एसोसिएशन हो रही है, लेकिन इस वक्त जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि वो जो अटॉर्नी जनरल साहब की बात हुई उसके बाद आपको दखल अंदाजी का डर हुआ, पब्लिक परसेप्शन आपके फेवर में नहीं जा रहा, तो तब आपने ये अलायंस जो है वो किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, इसका बैकग्राउंड एक है, और पहली तस्हीम मैं कर दूं कि कमेटी अभी नहीं बनी, ये एक प्रपोज़ल है। आज उसका एक मशावरती इजलास हुआ और ये बात तो खुशाइंद है कि PTI ने 2 साल सोलो फ़्लाइट करने की कोशिश की, अपने MPAs के ज़रिए, MNAs के ज़रिए, जो अक्सर कराची में मौजूद नहीं रहते,
اپنی اتحادی جماعت MQM کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی کے معاملات کو پیکیج کو آپ کو پتہ ہے پیکیج بھی اناؤنس ہوئے, پھر گورنر ہر چیز, پھر عمران اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم خود کریں گے. پھر ان کے وہاں سے جو 3 بڑے ہرد العزیز وفاقی وزراء ہیں, کسی نے کبھی ملبہ اٹھایا, کچرا اٹھایا, کسی نے KPT پہ سیاست کی, کسی نے کسی پہ کی, تو وہ یہ سب چلتا رہا. اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے ایک بات کہ بلدیاتی جو ہیں ادارے وہ 28 اگست کو ان کا ٹینیور مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ ان کو پورا. اور آج آپ نے میڈیا میں یہ بھی چلتا ہوا دیکھا کہ جو ہے وسیم اختر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے پاس سب سے زیادہ اختیارات تھے تمام صوبوں میں سے, اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, غفلت ہیں. ایٹ دا فیگ اینڈ آف دا ٹینیور انہوں نے یہ ایک بالی جرم بھی کر لیا اپنا, یا اقرار کیا کہ ہمارے پاس پاورز تھیں, وہ رونا جو روتے رہے. تو اب ہم دیر آئے درست کا ہے, یہ خود ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ مل کے ہمیں شاید سندھ حکومت کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے, چاہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ وہاں پروجیکٹس کرنا چاہتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے سندھ گورنمنٹ کو, لیکن آپ کو یاد ہے ان کے وزراء کہتے تھے نہیں یہ پیسے ان کو نہیں دیں گے, ان کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے, یہ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ پیسے آپ کو جو ہیں وہ دیں گے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو رواں ہفتے جو ہے, رواں مہینے جو ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کراچی کے لیے کس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے کیا آئینی طور پر, لیگلی طور پر کیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ حکم آئے گا. ابھی بھی پیسے دینے کی آپ کو بات نہیں ہوئی. دیکھیے اس ملک کا ایک قانون ہے نا, یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذریعے ڈائریکٹ ڈسبرسمنٹ کرے گی اور ٹینڈرنگ کرے گی, یا جو سندھ گورنمنٹ کے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے ہوگی, کوئی اور تیسرا ادارہ تو ہے نہیں. اور یہ جو کمیٹی ہے, پچھلی دفعہ جو ہے وہ KIDC کا نام لیا گیا کہ گورنر کے تھرو جو ہے وہ کریں گے, نہیں ہو سکتا نا, نہ رولز آف بزنس نہ قانون میں گنجائش ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں, اگر یہ بنے گی تو یہ ایک مشاورتی کمیٹی ہے, اس کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں. اور اس کی آج جو میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ تمام جو پروجیکٹس اگر اس کمیٹی کے تھرو دیے جائیں گے تو ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا سندھ گورنمنٹ ول بی ایکسائزائزبل, اور وہ قانون کے تحت ہوگی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ہم نے کیوں مجبور ہو کے یہ کیا. ہم تو ہمیشہ وفاقی حکومت کو کہتے ہیں ہمارا NFC میں شیئر مت کاٹو, ہم کہتے ہیں ہمیں فنڈز دو. بات کا جواب نہیں دیا. کیا جو اٹارنی جنرل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی, آپ کو دخل اندازی کردہ ابھی رضا ربانی صاحب کا سارٹ بھی سنوا چکی ہوں, کیا اس کی وجہ سے بھی, بیکاز آل آف اے سڈن, بالکل نہیں, بالکل نہیں, آپ کو کوئی مداخلت کا ڈر نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کے سوال اس حصے پہ بھی آ رہا تھا. بالکل نہیں. 3 مہینے PTI کی حکومت بنی تھی اور آپ ان کے وزراء شروع ہو گئے کہ ہم گورنر رول لگائیں گے. پھر ہر 6 مہینے بعد انہوں نے بات کی. یہ اپنا شوق پورا کر لیں. اور اٹارنی جنرل صاحب کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ایک بریکنگ نیوز بھی دے دوں کہ آج ابھی 2-3 گھنٹے پہلے چیف منسٹر سندھ کے ساتھ اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے 1 to 1, اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. 149 کی چیم گوئیاں ہو, نہیں وہ 149 کی کریں, وہ اطلاع لگا لینا. اور 149 تو ایک بالکل ڈیفرنٹ پروویژن ہے, اور وہ فیڈرل جو کام ہے یا ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن ہے, اس میں اگر کوئی وہ ڈائریکشنز دینا چاہیں جس طرح ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں بندرگاہ کو بند کرنا ہے, تو بالکل سندھ گورنمنٹ کو ایک لا اینڈ آرڈر, ہم نے ریلوے نیٹ ورک کو بند کرنا ہے, ہم نے ایئرپورٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے, تو سندھ گورنمنٹ کو ان کی ڈائریکشنز کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا اور ماننا بھی ہے. اور اگر ہم نے 149 ڈاکٹر ماریا لگانا ہے تو وسیم اکرم پلس کا شہر ہے لاہور, خان صاحب کا پشاور شہر ہے, کوئٹہ ہے, وہاں ٹرائل کر لیں. وہاں بھی کوئی گورننس کو اتنی آئیڈیل نہیں ہے. اور ایوان اقتدار میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری فیڈرل گورنمنٹ کی ناک کے نیچے کیا یہاں پانی کچرا ملتا ہے, کیا لا اینڈ آرڈر آئیڈیل ہے کیا؟ 2 چیزیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا, یہ جو جہاں آپ نے جو صوبوں کے نام لیے ہیں وہاں یا حکومت ہے یا کولیشن میں ہے. آپ کا ہی صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت حکومت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملاقات ہوئی, I'm sure ہوئی ہوگی, آپ بہت باخبر ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رضا ربانی صاحب مداخلت کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں. وہ تو کل بات کی نا. ہاں, تو that's what I'm saying. نہیں وہ اس لیے کہ اٹارنی جنرل نہیں, دیکھیے ہر وقت ان کی جو وہاں پہ
सूबाई टीम है PTI की या MNAs हैं, वो ख्याली पुलाव पकाते हैं। हर 3 महीने 6 बाद वो प्रपोज़ल लेकर जाते हैं कि जी अगर हम ऐसे कर लें तो हम ऐसे हो जाएगा। तो ना उनको कानून का इल्म होता है, ना आइन का पता है, ना प्रोसीजर्स का पता है, और वो बात कर देते हैं। अब कानूनी तौर पर 2 ही ऑप्शंस हैं, 149 की वो डायरेक्शन दे सकते हैं या गवर्नर रूल लगा सकते हैं, या कोई और प्रपोजल है तो सामने लाएं। इस वक्त तक तो उन्होंने ना कोर्ट में दी है, ना बिल मुशाफा हमें दी है। एज एंड व्हेन वी क्रॉस द रिवर हमें पता चलेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। जो इन्होंने करना है करके देख लें। पाकिस्तान की अवाम, सिंध की अवाम देख रही है इनकी गवर्नेंस क्या है, हमारी गवर्नेंस क्या है। और अगर गवर्नेंस ही बुनियाद है तो फिर इस्लामाबाद में गवर्नेंस की हालत देखें, लाहौर में गवर्नेंस की हालत देखें। और अगर विफाक की गवर्नेंस आइडियल है डॉक्टर मारिया, अगर विफाक की कैपेसिटी आइडियल है, मैं 149 का जो है वो एडवोकेट नहीं कर रही, लेकिन कौन सा शहर, कौन सा सूबा ऐसा है जहां आप कचरा भी नहीं उठा सकते? कौन सा सूबा इस तरह का है जिससे हर साल ये होता है? आप ये तो ना कहें कि आप कराची और हैदराबाद आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ये बात नजर आती है। हमने इस पे बहुत पैसे दिए हैं, हमने काम किया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स नहीं थी वहां पे। नासिर शाह साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि हमने पैसे मिले लेकिन लेट हो गए, तो ये हो गया वो हो गया। हर साल यही होता है ना सर। बात वही है कि अगर आप उनको जवाब दे रहे हैं, मतलब हाँ, मैं तो पहले कह चुकी हूँ, हुकूमत एक वाहिद आपका सूबा जहाँ नहीं है, लेकिन जवाब आप बेशक प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जरा रमेश कुमार साहब की तरफ चलती हूँ। रमेश कुमार साहब, ये कह देना अटॉर्नी जनरल साहब का कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ हमने जाना है, ये क्यों आप कोलिजन पाथ पे क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, ये डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन आप जो अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, खा वो गवर्नर रूल हो या 149 हो, दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। शुक्रिया मारिया। मैंने बहुत देर से सुन रहा था हैदर ज़मान भाई को। मैं तो इस तरफ जाना नहीं चाहता था जिस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ करके काम शुरू किया, मगर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी, पहली चीज़ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर ऐसी कोई मूव नहीं है। कराची सिंध का पार्ट है, कराची कोई अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा दुनिया में जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो होते हैं, मगर उसकी जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। आप अगर सिंध के को जो NFC शेयर मिलता है उसके अंदर कराची का भी हिस्सा है, सिंध का भी हिस्सा है, तो इस वजह से उसको सेपरेट समझना नहीं चाहिए। मैं कराची से ताल्लुक़ है मेरा, मैं 2002 से गवर्नमेंट में भी हूँ। मैंने देखा है कराची के हवाले से अगर कोई अच्छा काम हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे काम हुआ। उसके बाद मैंने कराची की तरफ कभी भी किसी को उस तरीके से तवज्जो देते हुए नहीं देखा। MQM ने जब कुछ न कुछ नाज़माबाद वगैरह में काम हुए थे, मगर कराची को हमेशा पीछे रखा गया, कराची को आगे नहीं रखा गया। आपने अपने इंट्रो में एक चीज़ बताई कि अवाम की जो परसेप्शन है, जो उसके जो सेंस नज़र आ रहा है, जिसको हम कहते हैं अवामी पल्स, वो पल्स पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत थी। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं समझता हूँ ये काम टोटल मिशनरी, टोटल सब्जेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। जब यहाँ पे अहमद नहीं, मैं आपको मैं बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अगर आप निकालें गवर्नर हाउस में की थी, उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहा है, मैंने CM को भी कहा है कि आप कराची के लिए मास्टर प्लान लेके आएँ और उस प्लान के तहत हम कराची के लिए खिदमत करें, कराची को मिलके इसके लिए काम करें। और उसके बाद आपके गवर्नर जिनको जो है वो गैर सियासी होना चाहिए, उनकी भी स्टेटमेंट्स आती रही। उसके बाद आपकी प्रोविंशियल लीडरशिप जो है वो गवर्नर रूल की बात करती रही। मैं वो अनफॉर्चुनेटली सिंध एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर चाहे माजी से लेके आज तक, जब से मैं सियासत में आया हूँ 2000 से, मैंने सारे गवर्नर्स को देखा है, जितने भी गवर्नर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये थ्योरी रही है कि चीफ मिनिस्टर सिंधी हो, गवर्नर उर्दू स्पीकिंग हो। इस थ्योरी के तहत जब भी वो आया है उसने अपनी ज़रूर थोड़ी सी एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ वो उन्होंने
उनकी स्टेटमेंट शुरू से लेके आज तक वो पॉलिटिसाइज ज़रूर ही है, जबकि वे गवर्नर का रोल नहीं होता है, मगर गवर्नर फेडरल का नुमाइंदा होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ फेडरल गवर्नमेंट 63% इकोनॉमिकली हब है और उसकी जो सोच थी वो करना चाहती थी। अब रही बात अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम कराची के हिसाब से हवाले से प्राइम मिनिस्टर बहुत मोर कंसर्न है और उस हवाले से हम उसके लिए सीरियसली सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर, मगर उसने ये कभी नहीं कहा कि इसके हवाले से कोई हम गवर्नर राज का सोच रहे हैं। मैं जरा नहीं गवर्नर राज की बात नहीं, लेकिन असल में बात ये ना, असल में बात ये कि ये मुलाकात है पहले जो मुलाकात भी होती रही, पसे पर्दा भी होती रही जी। मुझे आप देखें ना इतनी बड़ी, आप कराची के हवाले से, क्योंकि मुझे ज्यादा पता है, आपने हैदर ज़मान को इतना बात सुनी है तो मुझे आप उसका मौका, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फिर भी अच्छी बात है अगर आज आपस में मुलाकात हुई है फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की, मैं समझता हूँ एक हाथ से ताली नहीं बजती है। रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ अगर जाएंगे तो ये म्यूचुअल ग्रांट भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। और इस वक्त अवामी पल्स जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और उनको आना भी चाहिए। बिल्कुल है। मैं ज़रा अली साहब की तरफ चलती हूँ, इस बात पे एग्री करती हूँ रमेश साहब की कि अवामी पल्स इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। इवन जो बिजनेसमैन है वो ये कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए फौज को जो है वो दे दिया जाए, एनडीएमए को बुलाना पड़ रहा है कचरा उठाने के लिए। बट एट द सेम टाइम जो रेसिपी ये करना चाह रहे हैं, जो ये लाना चाह रहे हैं अली साहब, इज दैट अ रेसिपी फॉर डिजास्टर? बिकॉज ये तो फरोग देगी सूबाइयत को, फिर जो सिंधी नेशनलिस्ट है वो आके खड़ा हो जाएगा, उसके बाद बलोच नेशनलिस्ट खड़ा हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ये सोच भी रहे हैं क्या है? बिकॉज कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हमने ये देखा है, ये नहीं है। और फिर ये कहा जाता है यू टर्न अगर ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो बड़े लीडर का शहवा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मौका दिया। यकीनन मेरे से कहीं ज़्यादा कराची के बारे में मेरे भाई रमेश कुमार साहब जानते होंगे, पर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN की गवर्नमेंट बनी उस वक्त जो बुनियादी इशू कराची का था वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो काफ़ी हद तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई हुई थी। अब जो वहाँ पे जो बुनियादी इश्यूज़ सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं वो सिविक इश्यूज़ हैं, और उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो या सूबाई हुकूमत की है या लोकल गवर्नमेंट की है। और फेडरल गवर्नमेंट को यकीनन वहाँ से पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें भी मिली थी, इसलिए वो कराची की ओनरशिप शायद वो भी समझते हैं उनके पास है। आज वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि ये वही वज़ीर आज़म हैं जो जब कराची जाते थे तो सिंध चीफ मिनिस्टर को मिलना भी पसंद नहीं करते थे। आज अगर उन्होंने उनकी स्टूवर्डशिप में, उनकी लीडरशिप के अंदर अगर कोई कमेटी बनाई है जिससे कराची के मसाइल का हल होगा या कोई बेहतरी आएगी, तो मुझे तो यहाँ से पंजाब से बैठे हुए इन चीज़ों को देखते हुए उसमें कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान ली है। इसके साथ साथ जो मेरे भाई हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने भी बात की, अगर ये जो रिसोर्सेज का फुकदान जो पिछले साल तकरीबन 200-250 अरब रुपए का इन्होंने जो खांचा मारा था सिंध के जो पूल के अंदर से, अगर ये वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दें तो ये अच्छी बात है कि सिंध के इश्यूज, जो कराची हमारा दिल है जहां से हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेम करती है, अगर वहां पे उनके इश्यूज, हमने सब ने देखा है कि बारिशें जब आई तो वहां पे क्या हाल था, हमने सब देखा कि नालों को क्लियर करने के लिए वहां पे एनडीएमए को बुलाना पड़ा। ये सारी चीजें लोगों के सामने है। अगर वजीर आजम साहब कोऑपरेट करके सारी पार्टीज को अपने समेट के आगे चलना चाहते हैं तो मुझे तो इसमें बुनियादी तौर पर कोई इशू नहीं लगता, पर काश ये वजीर आजम साहब मौके के ऊपर फैसला करना सीख लें, और जब क्राइसिस आ जाता है उसके बाद लोगों को तकलीफ पहुंच जाती है और उसके बाद उठते हैं, मेरे लिए तो ये ज्यादा बड़ा इशू है। क्या आप भूल गई कि जब पहला पार्लियामेंट का सेशन हुआ था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी ऑफर की? आपने ये भूल गई कि इनको जब अभिनंदन साहब का वाकया आया तो उस वक्त भी सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई, एक ही कुर्सी खाली थी जो वजीर आज़म पाकिस्तान की थी। आपने जब 370 का मामला आया तब आपके सामने आया, इन्होंने तो अकेला ही आधा घंटा मोमबत्तियां और खामोशी, छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, पर एट द सेम टाइम बात यह है कि जहां विफाक के अगर हम ये इकदाम, जो मुबैना इकदाम जिसकी बात की जा रही है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत को भी आप बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, बिकॉज ये डिपार्टमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और पब्लिक डिसइनफ्रेंचाइज हो रही है, तो एक जवाब तो दिया जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल की जो CEC मीटिंग हुई उसके बाद जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC मीटिंग हुई उसके बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस पर कहा गया है कि बहुत नाला हैं जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और ये कहा जा रहा है कि ये बी टीम है हुकूमत की। तो क्या कुरैशी साहब वाकई ये तो आपकी जो APC है इसमें तो ये तो यूनाइट होती कहीं नज़र आती नहीं है। मौलाना साहब जो हैं वो अलग नाराज़ हैं, आप दोनों से नाराज़ हैं। आप लोगों की भी आपस में जो है वो एक कॉन्फिडेंस का फुकदान नज़र आ रहा है और जरदारी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है। हाँ, और जिस सेगमेंट ऑफ मीडिया से ये एट्रीब्यूट की गई वो वही है जो शायद अजब गज़ब की कहानियाँ करप्शन की सुनाता रहा माजी में। तो इसको हमारे मीडिया सेल ने, और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने CEC में बहुत सारे मामलात पे गुफ्तगू की, और कोविड के दौरान जो कारकर्दगी रही है, जो इश्यूज़ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसका जो इल्तवा हुआ है, और अब वहाँ के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 90 दिन में, और पंजाब की सियासी सूरत हाल पे वसीम अकरम साहब प्लस की कारकर्दगी और नैब का जो तर्ज अमल है उसके ऊपर, और यकीनन ऑपोजिशन कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट जो है वो कही जा रही है आपके क्वार्टर से। प्रोड्यूसर साहब ज़रा कुछ सुनवा दीजिए कि एतजाज़ साहब कुछ देर पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने क्या कहा था, इससे मिलते जुलता ही जो है वो बात की, ज़रा सुनवाइए। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत की देरपा होने की और मियाद पूरी करने की ज़मानत ही मियाँ नवाज शरीफ ने दे रखी है, और उनकी पार्टी वही बाजा बजा रही है जो उसके लिए ज़रूरी है बाजा बजाना। कन्फ्यूजन तो सारी मुस्लिम लीग नवाज ने डाली है। मैं तो अपनी पार्टी को यही मशवरा देता हूँ और दूंगा भी कि ज़रा एहतियात फरमाएं इनसे। जी कुरैशी साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की वो बात कर रहे हैं, वो हमने कोरोना के दिनों में की है, लेकिन ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, एक पार्लियामेंट में कोऑपरेशन है, एक ऑपोजिशन को जॉइंट होकर पार्लियामेंट्री लेवल पे वो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, मुख्तलिफ बिल्स आ रहे हैं, हुकूमत को हम एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन हम APC के ऊपर द बॉल इज़ इन द कोर्ट। मियाँ शहबाज साहब अब सेहतमंद हो गए हैं, APC ऑपोजिशन को बिलावल के कंधे ज़्यादा मजबूत है, मैं उनके ऊपर डालूंगा, वो आपको याद है। वो तो तहरीक की बात हुई ना, APC इज़ नॉट तहरीक, APC होनी है, उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस बननी है, रोड मैप बनना है, बहुत सारे मामलात हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो लीड करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे। देखिए अगर वो नहीं लीड करेंगे तो उसका कुछ जवाब बताएंगे, हमें कायल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो लीड नहीं करेंगे आप APC करेंगे? नहीं, देखिए APC हो सकती है, बायलैटरल एंगेजमेंट हो सकती है पार्टी से, और पार्टीज के मौक़िफ़ को लाके एक मिनिमम वर्किंग एजेंडा पे, बट हम अभी भी ये समझते हैं कि PML नवाज जो है बहुत सारे मामलात पर ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट कर रही है, और वो जेन्युइनली उनको जो है हो सकता है वो इंटरनली उनके अंदर डिबेट हो रही हो इस मामले पे, लेकिन अभी जब चेयरमैन साहब मॉडल टाउन गए, उनके पास लाहौर में तशरीफ़ ले गए, हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ के साथ PML नवाज ऑपोजिशन कर रही है उससे हम और उसको बेहतर कर सकते हैं। सेनेट के अंदर अभी मंडे को ये FATF के ऊपर बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिसके ऊपर हमने अमेंडमेंट्स करवाई हैं और उनका ताउन मिला है, लेकिन हम ये समझते हैं, देखिए आपके सवाल का बुनियादी, देखिए उनकी पार्टी के अंदर क्या सोच है, इसका दिफा तो या तशरीह वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी वजह से अगर वो नहीं समझते APC करना, तो हमें कोई उसकी वजह बताएंगे, आप और करेंगे APC फिर भी। अगर वो नहीं आएंगे तो हम होस्ट कर लेंगे। मौलाना साहब ने भी तो किए हैं होस्ट, माजी में जमात इस्लामी ने किए हैं। APC होस्ट करना कोई प्रेरोगेटिव ऑफ अ सिंगल पार्टी नहीं होता, इट्स अ मैकेनिज्म फॉर कंसेंसस ऑल पार्टीज ना, और उसमें फिर ये कैसे हम कह सकते हैं बड़ी पार्टी जो है वो मिसिंग हो? नहीं, वो कैसे आप कह रही हैं कि वो मिसिंग होगी? क्योंकि जो हमने ऑप्टिक्स देखे लाहौर में जब बिलावल साहब गए तो लग रहा था बिलावल साहब उनको पुश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप लीड करें, तो नहीं वो लीड तो जाहिर है सेहत के हवाले शायद उनकी बात है, बिकॉज़ जवान कंधों के ऊपर, और PML नवाज में भी बहुत जवान लीडरशिप है। तो जवान लीडरशिप की तरफ चलते हैं, PMLN की अली साहब की तरफ। अली साहब, आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम है या आप उनकी जो इक़्तिदार है उसके ज़ामिन हैं आप?
डॉक्टर साहबा, मैं आपके सवाल पे बिल्कुल आ जाता हूँ, पर देखें जो ये आज के नालायक हुक्मरान है ना, जिन्होंने ये 100 रुपए की चीनी और 70 रुपए किलो का आटा पहुँचा दिया है, इनसे छुटकारा अगर हमें हासिल करना है तो हमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो भी हमारी पार्टीज़ और हमारे रैंक्स के अंदर डिसेंट शो कर रहा है वो यकीनन हुकूमत की बी टीम ज़रूर है। अब वो कौन है, क्या है, मैं इस बहस में जाए बगैर आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। आप क्या शहबाज साहब को बी टीम कह रहे हैं? क्योंकि ये तो शहबाज साहब को बी टीम कह रहे हैं, क्योंकि असल तो प्रॉब्लम वहीं से आ रही है जी। देखें डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल बात कर लेता हूँ। देखें बात इस तरह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना एक मैच्योर पार्टी है। आप वो हर इशू के ऊपर, हर नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती। हमने इसीलिए जब नेशनल सिक्योरिटी के बिल्स पहले भी आए तो हमारी पार्टी ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी उनको होल हार्टेडली सपोर्ट किया है। आप कश्मीर का मामला देख लें, मैं फिर वही बातें रिपीट करना नहीं चाहता, पर हमारा सियासत का अली साहब, कथा कलामी की माफी। जब चाइनीज प्रेसिडेंट सीपैक के लिए आ रहा ठीक है, बिल्कुल आप एक मैच्योर पार्टी हैं, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान साहब ये बात करेंगे, एक तो आपने सुन लिया कि जी अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो आम आदमी हम पे यकीन नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कथा कलामी साथ ही साथ उन्होंने जब ये बिल्स पे जो है वो सारा कंसेंसस आया तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन सुबह मुझे नवाज शरीफ साहब की कॉल आई, मेरी बात होती रही, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि अव्वल तो वोट नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो सबकी कंसेंसस से होगा। और फिर हम कहीं बीच में जो है, हमसे किसी ने मुशावरत भी नहीं की, हम बीच में रह गए और शहबाज साहब ने आके जो है वो एक माफ़ी रवायती से उनसे मांग ली। तो इससे ऑब्वियसली वो शक व शुबा तो पेश होता है, वो पैदा होता है कि आप एक बीच में रुकावट हैं बकौल मौलाना के। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि जब नेशनल इंपॉर्टेंस क्या, ये जो पिछले 2 साल के अंदर ये जो FATF के बिल्स हैं, ये खाली एक ही मौका तो नहीं आया, इससे पहले भी इस किस्म के इश्यूज आए थे, तो हमने क्या उस वक्त इन नेशनल इंटरेस्ट कोऑपरेट किया कि नहीं किया? मौलाना साहब की बिल्कुल रिजर्वेशंस थी कि FATF के बिल के ऊपर हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर हमें उसके ऊपर हमारी पार्टी का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमें हर एफर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट के अंदर निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम इन इश्यूज के ऊपर भी सियासत करेंगे तो उसका जो नुकसान पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मगर इसके साथ साथ हम अपनी जो एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन दी असेंबली अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, उन्होंने एहसन इकबाल साहब के नीचे एक कमेटी बना दी है जो मौलाना साहब के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड है, और ना सिर्फ मौलाना साहब के साथ इंगेज्ड है बल्कि बाकी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी इंगेज्ड है, और उनकी सारी जो रिजर्वेशंस या ग्रीवेंसेज हैं उनको भी एड्रेस करेगी, APC का एजेंडा भी रखेगी, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसको बिल्कुल होस्ट भी करेगी। बट डॉक्टर साहब प्लीज डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो APC है इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा वेरिड पार्टीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है और उसके बाद उन सबको कैरी करते हुए आगे लेके चलना है। यहाँ पे कोई पार्टियां एक जैसी होमोजेनस पार्टीज तो नहीं है ना, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कन्वर्ज करें इन नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज इस वक्त इनकी नालायकी से लोगों की चीखें निकल गई हैं। इस प्लान को लेकर शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के अंदर आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और जहां तक हमारी बी टीम और हमें सी टीम कहने की बात है, तो जो हमारी लीडरशिप के साथ आपने ठोकर नियाज बेग पे होता हुआ देखा, क्या वो हुकूमत के साथ डील करने वालों के साथ ये रवैया होता है? इसलिए प्लीज ये इस किस्म का डिसेंट मत शो करें, क्योंकि आपकी मीडिया की रैंक्स के अंदर भी जितनी तकलीफ इन नालायकों की वजह से आई है, हमें वो इकट्ठा होने दें। चले हम तो आपको कह रहे हैं कि अगर आप अवामी मसाइल को आगे रखते हुए इकट्ठे हों तो 100 दफा इकट्ठे हों, हुकूमत को टफ टाइम दें, आवाम को कोई रिलीफ लेके दें, लेकिन मसला ये आता है कि आप डेट्स पे नहीं, एक सेकंड आप डेट्स पे डेट्स जो हैं वो देते हैं। कभी पिछली ईद के बाद आप लोगों ने निकलना था, आपने लीड करना था, आपने हुकूमत को टफ टाइम देना था, आपने वो कहाँ किया? अवाम तो आपकी तरफ देख देख के अब वो मायूस हो चुके हैं। खैर मुझे इस पे और नजर ये आता है कि जब भी कोई आप में से कोई आपका कोई मसला आता है तो कोई रिलीफ जो है वो मिल जाती है ना। फजलुर रहमान साहब के नुमाइंदगान से पूछे, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, फजलुर रहमान साहब खुद ये बात कर रहे हैं ना कि जब तक आप जो आपका यहाँ पे जो जिस तरह पल में तोला तजब्जुब जिस तरह जिसका शिकार है ऑपोजिशन, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक
आप पर आम आदमी यकीन नहीं करेगा। तो फजल रहमान साहब कह रहे हैं, फिर तहरीरी मुआहदे की बात भी उन्होंने की, फिर उससे पहले जो है असद रहमान साहब बात ये कर रहे थे कि हमें तो शक है, आप कहते हैं तो मैं सुनवा भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ही के कैंप से आ रही हैं, ऑपोजिशन कैंप से आ रही हैं। खैर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, भले इनका आपस में जो है वो पीपल्स पार्टी का, PMLN का एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मौलाना के बयानात भी हैं वगैरह वगैरह, वो सारे हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आपको जिस तरह आपकी पार्टी जो है वो शादियाने बजा रही है, वो खुश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द सेम टाइम आप भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। मतलब आप अगर कराची को देखें, उसके बाद आप पंजाब का हाल देख लें कि कहाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो छोड़ के गए थे और बुज़दार साहब उसको कहाँ ले गए हैं और क्या कर रहे हैं। और बुज़दार साहब के अब केसेस जिस तरह आ रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर, जो आपका पोस्टर चाइल्ड है पंजाब का, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो आपके लिए भी तो लम्हा फिक्रिया है, आप भी तो डिलीवरी का कुछ सोचें। डॉक्टर मारिया, पहली चीज़ तो ये कि 45 मिनट के टॉक शोज़ के अंदर 3 मिनट में मैं सारे सवालात का जवाब तो नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो उन चीज़ों के ऊपर दिया जिनका जवाब मुझे देना चाहिए। तो मुझे टाइम दें, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊँ। पहला मैं आऊँगा ब्रेक से पहले जो आपने बात की सुपरवाइजरी कमेटी की बात की है। मैं आपको बताऊं, जो 6 लोगों की जो कमेटी है, ये कोई सुपरविजन वगैरह की नहीं है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध का साईं मुराद अली शाह है, मगर 3 बंदे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, 3 बंदे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो सुपरवाइज भी करेगी, जो रिकमेंडेशन भी करेगी कि मिल के कराची के जो है वो हालात को बेहतर किया जाए। और मैं समझता हूँ म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, मुल्क के अवाम के मसले हल होते हैं, तो ये खुश आइंदा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेम 2013 में दहशतगर्दी थी नहीं निभाया, मगर मियाँ साहब का प्रेशर आया, फेडरल गवर्नमेंट का प्रेशर आया। 5 साल 2008 से 2013 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट थी, नहीं कराची के हालात बेहतर हुए, मगर 13 के अंदर जब फेडरल गवर्नमेंट की विल आई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के ये दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। फिर भी क्रेडिट चलो 70% फेडरल को गई, 30% फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को गई, क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी थी और उन्होंने मिल के काम किया। अब आ जाएँ इस इशू के ऊपर, हमें कोई खुशी नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मुझे अली से भी ये उम्मीद नहीं थी कि चोर और डाकू या नाहल और नालायक के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। मैं समझता हूँ ये वक्त शुरू में था, 6 महीने जो कुछ किया वो भी नहीं होना चाहिए था। वो चीज़ें इलेक्शन के तौर पे होती हैं, सियासी तकारीर होती हैं, कोई घसीटता है, कोई क्या करता है, मगर उसके बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मगर पहले दिन से माहौल को गर्म किया गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर FATF के ऊपर, अगर चीफ ऑफ आर्मी के वार्ड के ऊपर अगर मिल के बैठ सकते हैं, अगर नैब के ऊपर बैठ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ म्यूचुअली आगे बढ़ना चाहिए। हमें पता है कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने पहले भी मैच्योरिटी का काम दिया है। अभी आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिए वो सियासी स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी पहले ही सही रास्ते के ऊपर थी, उनको पता था कि कैसे चलना है। हमारे पास एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब PMLN सही रास्ते के ऊपर आ गई है। जिस रास्ते के ऊपर पीपल्स पार्टी है, ये एजाज एहसन का जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई उस चीज़ के ऊपर बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान की जो बात है उसको आज समझ में आई है बात, और मैं समझता हूँ ये इनको पहले ही जो है वो पीपल्स पार्टी को समझ में आ गई थी, और उन्होंने पहले ही कहा था जब PMLN को कायल किया नहीं हमें असेंबली के अंदर बैठना, मौलाना साहब की तो ये बात थी हमें असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, तो असेंबली में बैठे, असेंबली को रेस्पेक्ट दी। मैं समझता हूँ अवामी इश्यूज़ के ऊपर अवामी पल्स आज भी अपोजिशन की तरफ नहीं है कि अपोजिशन की तरफ कितने भी इश्यूज हैं। मैं ये नहीं समझता कि हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ भी डिक्लाइन है, हमारी तरफ भी डिक्लाइन है, इंक्लाइन नहीं है, मगर वो डिक्लाइन जो हमारी तरफ है वो अपोजिशन की तरफ इंक्लाइन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के जो हाल है वो तो मैं यही तो कह रही हूँ, यही तो वो कॉन्फिडेंस है जो आपकी तरफ से जो है वो आ रहा है। मैं समझता हूँ इनको अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है और इनकी तरफ जो है वो ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, तो कम से कम चलें ठीक है, हम मुतमईन है, यही तो कॉन्फिडेंस है, यही तो कह रही हूँ।
मैं समझता हूँ इस चीज़ से हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देखना चाहिए, हमें अपने गिरेबान के अंदर देखना चाहिए कि हमारे जो वायदे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर हम कितना पूरा उतरते हैं। नेगेटिविटी को ख़त्म करके सारा दिन नेगेटिविटी को जवाब देंगे, काउंटर करेंगे, तो फिर पॉजिटिविटी इफेक्ट होगी वहाँ पे। हर पॉलिटिशियन का ये फ़र्ज़ बनता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब पहली मरतबा ये बाहर हुए असेंबली से, तो कम से कम उनको बाहर रहने दें। वो अब तो वैसे भी उन्होंने कह दिया ये दोनों मुझसे जब तक तहरीरी मौदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पूरी रैली लेके आया, आप इस पे ना खुश हुए ना, पार्टी ने मुझे डॉक्टर साहब आप इस पे ना खुश हो, जब आप चीनी आटे की प्राइसेस कम करवाएंगे तो फिर देखेंगे क्या है। अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने से तो काम नहीं चलेगा। बिजली की प्राइसेस ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, फिर भी 2 रुपए जो है ज्यादा देने पड़ रहे हैं। हाँ मारिया, मैं समझता हूँ ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपने आप के ऊपर लेना भी चाहिए। जब आप निभाएंगे डॉक्टर साहब तो फिर देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली परवेज़ मलिक साहब आपका और कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन एंड में वही बात कहूँगी कि ऑपोजिशन से तो अवाम की जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ये होता है कि टफ टाइम दे हुकूमत को, उस तरह नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हुकूमत को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑपोजिशन कैंप की तरफ अवाम माइल नहीं हो रहे, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।